अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ाइज़ा और आज का हमारा नावल है इश्क महरम, जिसके राइटर हैं उमे उमामा। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ ना भूलिएगा। अब चलते हैं एपिसोड 3 की जानिब। तकिए पर अपना सर रखे वो गुमसुम सी लेटी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और अम्मा जान दाखिल हुई थी। इसने अपना रुख मोड़ लिया। मेरी बेटी नाराज़ है, अम्मा जान ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरा। अम्मा जान, जी आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। इसने मुँह फुलाकर इन्हें देखा। वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा जी फैसला तुम्हारे लिए अच्छा है, वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है। और ये आप कैसे कह सकती हैं, आप इसे नहीं जानती अम्मा जान। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है ना बड़ी, तो सबसे पहले आपको खुद पर हलाल करता है। लेकिन आप भी जानती हैं इसने मुझसे निकाह कैसे किया था। पुरानी बातों को जितना सोचोगी बदगुमानियाँ इतनी जन्म लेंगी। बेहतर है अपने कल के बारे में सोचो। इसके माथे पर प्यार करके अम्मा जान वहाँ से जाने लगी जब इसने इनका हाथ पकड़ लिया। मैं कैसे भूल जाऊँ इसकी वजह से मैं कितनी अजियत में रही हूँ। मैं कैसे भूल जाऊँ इसकी वजह से मेरी माँ अस्पताल के बिस्तर पर चली गई। इसने कहा था इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए शायद इसे इस बात का एहसास ही नहीं कि माँ बाप क्या होते हैं। और वो और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अम्मा जान इसे खामोश करा चुकी थी। ऐसा नहीं कहते पड़ी, जिसके माँ बाप नहीं होते नहीं तो इस बात का ज़्यादा एहसास होता है। तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचें हमेशा वैसा ही हो। इस लड़के का और तुम्हारा साथ ऐसे ही लिखा था। मैं नहीं चाहती तुम्हारे ऊपर तलाक से दबा लगे और इस सबसे तुम्हारा बाप जो पहले ही तकलीफ में मज़ीद तकलीफ से दो चार हो जाए। बेहतर है अब ये माजी का बाप बंद हो जाए। वो उठ कर चली गई, लेकिन वो कितनी देर तक इनकी कई बातों को सोचती रही। जहन में ख्याल आया, हो सकता है मुझसे मैं कच्चा इंसान हूँ, लेकिन जितना इसे सोच रही थी इतनी इसके लिए नापसंदीदगी बढ़ती जा रही थी। वो अपने कमरे में दाखिल हो गई, जहाँ आयरा और मुबशरा बेगम पहले ही से इनका इंतज़ार कर रही थी। इन्हें देखकर दोनों अपनी जगह से उठ गई। बाबा, मैं जहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे जहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे जहाँ से भेज दें। मेरा बच्चा, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। मेरा कमरा? इसने चंबे से कहा। इसका जहाँ कौन सा कमरा आ गया? हाँ, तुम्हारा कमरा। मैंने इसे बहुत पहले बनवाया था, क्योंकि मैं जानता था तुम एक ना एक दिन तो जहाँ हवेली वापस आओगी, लेकिन इस तरह से आओगी ये नहीं सोचा था। इनके लहजे में मलाल था। इसका हाथ पकड़कर वो इसे बाहर लेकर आए और मुलाजमा से कहकर इसे इसके कमरे में भिजवाया। लेकिन जाने से पहले वो ये बात कहना नहीं भूली थी कि वो यहाँ नहीं रहेगी। वो वापस कमरे में आए जहाँ मुबशरा बेगम परेशान खड़ी थी। प्लीज़ मुबशरा, मुझे आज वो वजह बता दो जिसने तुम्हें हवेली छोड़ने पर मजबूर किया था। मैं जानता हूँ कोई बात तो है, इसकी वजह से तुमने ये हवेली छोड़ी थी। यही बात है अफ़ान, कि मैं अपनी बेटी को इस माहौल में नहीं रखना चाहती थी। इनकी बात सुनकर अफ़ान शाह बिना मजीद कुछ कहे सोफे पर जाकर बैठ गए। जब मुबशरा बेगम ने आगे बढ़कर इनके हाथ थाम लिए। अफ़ान, मैं अपनी बेटी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होने दूंगी। मैं कभी इसकी शादी आलम से नहीं करूँगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुबशरा, क्या मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते? बाप हो तुम इसके, तुम्हें पूरा इख्तियार है कि इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सको। मैं नहीं ले सकता। इनकी आवाज़ में बेबसी थी। आलम शाह इसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके नज़दीक आबायरा इसकी इज्जत है। वो इसे मार तो सकता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता। ऐसे कैसे वो कुछ भी कर लेगा? वो क्यों नहीं छोड़ेगा हमारी बेटी को? उन्होंने तड़प कर कहा। भूल गई हो मेरी माँ को क्यों मारा था इज्जत गैरत के नाम पर? इनके कहते हुए वो वहीं बैठकर रोने लगी। अफान चाने ने अपने सीने से लगा लिया, जहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे। आज को खामोशी से इसका दिया गया हर सबक याद कर रही थी। याद करने में टाइम 20 से 25 मिनट ही लग रहा था, लेकिन इसकी जुबान बंद थी, जो कि बहुत हैरत वाली बात थी। क्या बात है, आज इतनी खामोश क्यों हो? और वो तो शायद किसी के बोलने का इंतजार कर रही थी ताकि अपनी बरात निकाल सके। मुतसम लाला ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने इतने प्यार से बोला था, लाला मेरा हाथ छोड़ दे, जो बोलेंगे मैं करूँगी, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा जब तक आप नहीं आ गए। और आप देखिएगा, मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगी। इन्हें क्या लगता है हर बार वो मुझे चिप्स और आइसक्रीम ला कर देंगे तो मैं मान जाऊँगी? इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन्हें तो मेरी कदर करनी चाहिए। एक ही तो बहन है इनकी, चलो सगी नहीं, मैंने के चाचा की बेटी हूँ, लेकिन बहन तो बहन होती है ना। अब मुझे बताएं लाला, मैंने कुछ गलत कहा है? अपनी जुबान को ब्रेक लगाकर इसने हसीम से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब तुम इसके चिप्स और आइसक्रीम देने पर नहीं मान जाना, बल्कि साथ में चॉकलेट भी लेना। अरे आपको कैसे पता? मैंने तो यही सोचा था। बस मुझे सब पता है। मैंने कैसी मुस्कुराहट ली किसी ने किसवा को देखा। और हाँ, ये जो तुमने कहा है ना, एक ही बहन, तो अब ये बात खत्म हो चुकी है कि तुम इसकी इकलौती बहन हो, क्योंकि इसकी एक और बहन आ चुकी है। हैं? ये कब हुआ? पूरी तफसील तो तुम्हें समरी चाची ही बताएंगी, इन्हीं से पूछना। ओके, मैं पूछ कर आती। वो खुशी खुशी जाने लगी जब असीम ने से दोबारा बिठा दिया। बैठो जहाँ पर, पहले अपना काम मुकम्मल करो फिर जाना। ये कहने पर वो जल्दी जल्दी इसका दिया हुआ सबक याद करने लगी, क्योंकि इसे पता था कि बिना याद किए तो इसे जाने नहीं देगा। और वह जब तक अपनी माँ से सारी बात नहीं जान लेती तब तक इसके पेट की गुदगुदी खत्म नहीं होनी थी।
मुलाजमा इसे कमरे में छोड़कर चली गई। इसने नज़रें दुराकर पूरे कमरे का जायजा लिया जहाँ इसकी बचपन की तस्वीर भी लगी हुई थी। एक तस्वीर में वो एक छोटे लड़के की गोद में मौजूद थी जिसकी छोटी उंगली में सोने की अंगूठी पहना रहा था। इसे जानने में देर नहीं लगी कि वह लड़का कौन है। अंगूठी पहना रहा था तो जाहिर है इसका मंगेतर ही होगा जिसे अपनी मंग मंग करता फिर रहा था। इस तस्वीर को देखा वो गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल गई। इसे हवेली के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बस एक सीधा रास्ता था जहाँ से रोशनी आ रही थी। वो वहीं पर चली गई। वो शायद हवेली की बैक साइड थी। नजरें घुमाकर वो इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी जब पीछे से भारी मर्दाना आवाज़ आई, यहाँ क्या कर रही हो? इसने मुड़कर देखा और पारा मजीद हाई हो गया। जब तक मैं यहाँ हूँ ना तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, इसने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन आलम का मुस्कुराता चेहरा मूछों को ताव देता अंदाज इसे अंदर तक सुलगा गया था। यहाँ से तो अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें ज़िंदगी भर यही रहना है। और आज के बाद बिला वजह तुम इस जगह पर मत आना जहाँ पर मुलाजिम काम करता है और अपना दुपट्टा सर पर लो। इसने इसके गले में मौजूद मफलर को देखते हुए कहा, यह दुपट्टा नहीं है, मफलर है। आयरा ने जैसे इसकी नॉलेज में इजाफा करना चाहा। ये जो भी बला है इसे अपने सर पर लो। नहीं लूँगी, तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? अभी तो कुछ नहीं हो, लेकिन बहुत जल्दी बन जाऊँगा और फिर तुम्हें सारे अदब सिखाऊंगा। फिलहाल ये दुपट्टा सर पर लो, अपना चेहरा लेकर जहाँ से गुम हो जाओ। ये मफलर है। अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से चले गई। आलम शाह ने इसकी पुष्ट को पूरा। ट्यूशन टाइम खत्म होते ही वह समरीन बेगम के पास गई ताकि इनसे सारी बात जान सके कि इसे मुतसम लाला की कौन सी बहन आ गई है। इसके पूछने पर समरीन बेगम ने इसे मुझसे लफ्ज़ों में बात बता दी। इसके बाद अब वो आयरा के कमरे के सामने खड़ी थी। वो कैसी होगी अगर गुस्से वाली हुई तो, अगर मुझे डांट के भगा दिया तो? इसके कमरे के बाहर खड़ी वो कच में मुब्तला थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और आयरा बाहर जाने लगी। लेकिन इसे अपने कमरे के सामने खड़े देखकर वो वहीं रुक गई। तुम कौन हो और जहाँ क्या कर रही हो? वो मैं किस्वा हूँ। अम्मा सही ने बताया कि आप अफान चाचू की बेटी हैं, तो मैं बस आपसे मिलने आई थी। मैं आपकी बहन हूँ। किस्वा ने झिझकते हुए कहा। पता नहीं आयरा इसकी बात सुनकर किस तरह रिएक्ट करेगी। अगर बहन हो तो यहाँ क्यों खड़ी थी? जरा आपसे दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती। चलो आ जाओ। इसकी गाल खींचकर आयरा ने मुस्कुराते हुए इसे अपने कमरे में बुलाया। इसे पता था वो आलम शाह की बहन है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं था कि अगर इसे आलम शाह नहीं पसंद था तो वो इसकी बहन को भी नापसंद करती। बाबा साईं, हाँ परीक्षा के घर जा रहे हैं। उन्होंने दादा साईं के कमरे में दाखिल होकर कहा। दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था इसलिए दस्तक की ज़रूरत ना पड़ी। कौन परीक्षा? दादा साईं ने गायब दिमागी से कहा। मोतसम के अच्छा, मैं समझ गया। इनकी बात पूरी होने से पहले ही दादा साईं ने हाथ उठाकर मजीद कुछ कहने से रोक दिया। आप नहीं चलेंगे? फरीना बेगम ने पूछा। नहीं, हम इसकी शादी में शिरकत करेंगे, यही बहुत है और निकाह हो चुका है। बस कोई भी तारीख तय कर लेना ताकि दोनों की शादी साथ ही कर देंगे। इनकी बात सुनकर बचाने के लिए मोरी जब उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ दी। फरीना, जी बाबा साईं। जाने से पहले सकलैन और समरीन को हमारे पास भेजो, हमें कुछ बात करनी है। वो अपना सर हिलाकर वहाँ से चले गए। जब थोड़ी देर बाद सकलैन साहब और समरीन बेगम वहाँ आ गए। जी बाबा साईं, आपने बुलाया? सकलैन साहब ने उनके करीब आकर कहा। वह दोनों ही तैयार खड़े थे। यकीनन वह दोनों भी वहाँ जाने के लिए ही तैयार खड़े थे। हाँ, घर में 2 शादियाँ हो रही हैं तो फिर तीसरी की तैयारी भी कर लेते हैं। दादा साईं के कहने पर इन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कहीं अफान की तरह तुम भी तो इस रिश्ते से नहीं मुकर जाओगे? लहजे में खुफकी लिए उन्होंने सकलैन साहब को देखा। नहीं बाबा साईं, मुझे अच्छे से याद है किस्वा के पैदा होते ही आपने इसे असीम के नाम की गुंठी पहना दी थी। लेकिन मेरा ख्याल है किस्वा भी बहुत छोटी है। कोई छोटी नहीं है, पढ़ाई से मजीद करनी नहीं है। जब बाद में भी ये काम करना है तो बेहतर है अभी कर दिया जाए। इनके रोबदार लहजे में सकलान साहब ने अपना सर झुका दिया। जी बाबा साईं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप बड़े हैं, जो फैसला करेंगे वो बेहतर होगा। जवाब समरीन बेगम की तरफ से आया था और बालखड़ा आसिम जो दादा साईं से बात करने आया था, इनकी बात सुनते इसके मुँह छुतरे अनाबिल दिलकशी से मुस्कुरा उठे। इसे आज भी वो पल याद था जब इसने किस्वा के छोटे से हाथ में गुंठी पहनाई थी। ये बात घर का हर फर्द जानता था सिवाय इस पागल के जो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। इसे तो अंदाज़ा भी नहीं था आसिम शाह की इसके लिए मोहब्बत रफ्ता रफ्ता इश्क बनती जा रही थी। समरीन बेगम का कहना था कि किस्वा के थोड़ा समझदार होते ही वो इसे इस रिश्ते के बारे में बता देगी, लेकिन नसीम ने मना कर चुका था। वो नहीं चाहता था कि इसका मासूम दिमाग इन सब बातों में पड़े। इसकी खामोश छुपी हुई मोहब्बत को जानकर वो कुछ उल्टा सीधा सोचे। इसके लाला बोलने पर इसे हमेशा बेइंतहा गुस्सा आता था, लेकिन इसने कभी इस पर ये बात जाहिर नहीं होने दी थी। लेकर छोड़ता तो वो इसे फिर भी नहीं था। जब जब इसे लाला बोलती थी वो इसे डांट देता और वो बेचारी हमेशा अपनी गलती ढूंढती रह जाती। और वो अब तो इसके पास एक चीज़ आ चुकी थी जिसके पेपर से तो वो इसे सजा के तौर पर मजीद बढ़ाता, जो किस्वा के लिए सजा थी, लेकिन इसके लिए तो खूबसूरत लम्हात थे जिनमें इसकी मोहब्बत इसके पास बैठी होती थी। अब वक्त आ गया है जब इसके सब्र का फल मिलने वाला था, जब इसने इसकी किस्वा मिलने वाली थी। अब जाओ तुम लोग, देर हो रही है। दादा साईं के कहते ही उन दोनों के कमरे से निकलने से पहले हसीन वहाँ से चला गया। डार्क ब्लू कलर के कमीज सलवार में बहुत हैंडसम लग रहा था। बालों को जड़ से सेट किया हुआ था। अपने कमरे से निकलकर वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे जाने लगा। जब सीढ़ियों पर खड़ी किस्वा ने इसका रास्ता रोक लिया। इसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरा हुआ था, जिसका मतलब था कि इसे मुत्सम की शक्ल नहीं देखनी है।
میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے خیال میں تم تو مجھ سے ناراض تھیں۔ وہ تو اب بھی ہوں۔ اچھا واقعی؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود خاکی رنگ کا بیگ اس کے سامنے کیا اور اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے فوراً ہی تھام لیا۔ اس کے اندر چاکلیٹ، چپس اور آئس کریم تھا۔ میں ناراض اب بھی ہوں، بس مجھے ایک بات پوچھنی تھی۔ پوچھو۔ گھر میں کیا بات چل رہی ہے؟ ساری لیڈیز اپنے مردوں کے ساتھ مل کر آپ کا رشتہ دیکھنے گئی ہیں۔ مائی ڈیئر سسٹر، وہ میرا رشتہ نہیں دیکھنے گئی بلکہ میری شادی کی تاریخ رکھنے گئی ہیں۔ جتنے آرام سے اس نے کہا تھا، اسے کہیں زیادہ حیرت کسوا کو ہوئی تھی۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو وہ پہلی بار ہی جا رہے تھے اور میں نے تو بھابھی کو دیکھا بھی نہیں۔ ہاں اتنی جلدی کیونکہ دادا سائیں چاہتے ہیں کہ گھر کی باقی 2 شادیوں کے ساتھ ساتھ میری بھی ہو جائے، اور جہاں تک رہی بھابھی کو دیکھنے کی بات، اسے ہمیشہ اسی گھر میں رہنا ہے۔ دیکھتی رہنا تم اسے جواب دے کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ جب وہ پھر اس کے راستے میں آ گئی، اس کے چہرے پر ابھی بھی الجھن تھی۔ اماں سائیں نے بتایا کہ عالم لالا کی شادی آئرہ آپی کے ساتھ ہوگی، لیکن دوسری شادی کون سی ہو رہی ہے بہت جلد پتہ چل جائے گا، تھوڑا صبر کر لو۔ نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے۔ وہ بے ضد ہوئی۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے جو تمہارے ہوش اڑا دے گا، اور یہ بات تمہیں چچی سائیں ہی بتائیں گی۔ اگر میں نے بتایا تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو ان کی زبانی سن کر آئے گا، اور پھر تمہارا سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ تم ایسا چاہو گی؟ اس کے کہنے پر اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ بھلے بات جانے کا کتنا ہی تجسس کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنا سرپرائز تو خراب نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب میں اماں سائیں سے ہی پوچھوں گی۔ محتسم کا دیا ہوا بیگ اٹھا کر وہ مٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آپ نے بلایا تھا بابا؟ ہاں میرا بچہ، اندر آ جاؤ۔ اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر عفان شاہ نے پیار سے کہتے ہوئے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ آئرہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے ایک نظر تھوڑے فاصلے پر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جی کہیے بیٹا، میں چاہتا ہوں آپ عالم سے شادی کر لو۔ اپنے باپ کے الفاظ سن کر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ یہ بلا کیسے میرے لیے اچھا ہوگا بابا؟ اگر یہ سب کچھ، یہ ماحول میرے لیے اچھا ہوتا تو سالوں پہلے میری ماں مجھے لے کر یہاں سے نہیں جاتی۔ آپ بھی جانتے ہیں میرا اور اس آدمی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس نے نرم لہجے میں اپنی بات سمجھانی چاہی۔ آئرہ میرا بچہ، بابا پلیز آپ کیوں کسی کی بات سن رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ کے والد نے آپ کو یہ سب کہا ہے، لیکن آپ ان کی کیوں سن رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ پورا حق رکھتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ آپ فیصلہ کیجیے میرے لیے۔ اب کی بار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو چکا تھا۔ میں نہیں کر سکتا تمہارے لیے کوئی فیصلہ۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں پتہ ہے میری ماں کا قتل ہوا تھا جو میرے باپ نے کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میری والدہ اور چاچا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن وہ بابا سائیں کے ساتھ منسوب تھیں، اس لیے انہیں زبردستی بابا سائیں کے ساتھ بیاہ دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی میرے چاچا سائیں میں ہی انوالو رہیں۔ انہیں شاید کبھی یہ بات پتہ نہیں چلتی اگر وہ انہیں اپنی آنکھوں سے ایک ساتھ نہ دیکھ لیتے، اور وہ بھی ایسی آگے کے لفظ ان کی اپنی بیٹی کے سامنے ادا نہ ہو پا رہے تھے، لیکن آئرہ ان کی بات اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ جب انہوں نے ان دونوں ایک ساتھ اس طرح کی حالت میں دیکھا تو غصے میں آ کر اپنی بیوی اور بھائی کو جان سے مار دیا۔ انہوں نے ایک پل بھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے سامنے کون ہے، بس انہیں یہ بات پتہ تھی کہ ان کے سامنے کھڑے دو وجود وہ ہیں جنہوں نے ان کی عزت خراب کر دی، اور میں نہیں چاہتا کہ ماضی پھر سے خود کو دہرائے۔ عالم شاہ تمہیں جان سے مار دے گا یا پھر ساری زندگی اسی گھر میں رکھے گا، بھلے تم اسے شادی کرو یا نہیں، لیکن وہ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے گا، اور اگر تم نے کسی اور شخص کے بارے میں بات بھی کی تو اپنے دادا والی حرکت کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ میں اکیلا تمہارے لیے نہیں لڑ سکتا۔ اگر میں نے آواز لگائی تو پورا گاؤں میرے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں یہی رواج ہے کہ بچوں کی منگنی بچپن میں ہی ان کے اپنوں میں کر دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اور پورے خاندان میں میرے گھر والوں کے علاوہ کسی نے مبشرہ کو نہیں اپنایا، جہاں تک کہ میرے باپ نے بھی نہیں۔ لیکن یہ غلط ہے، آپ کا بھتیجا بھی تو اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہے۔ اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کا اشارہ محتسم کی طرف تھا، کیونکہ یہاں ہر طرح رواج لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر محتسم کی بات نہیں مانی تو وہ کرے گا وہی جو اس نے کہا ہے۔ یہ حویلی چھوڑ دے گا، اپنی بیوی کو جہاں نہیں رکھے گا، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ محتسم شاہ اپنی ضد کا پکا ہے۔ اگر اس کی کہیں کسی بات کی نفی کی جائے تو وہ یہ حویلی چھوڑنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا، اور بابا سائیں ایسا ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے لالا سائیں کی اکلوتی نشانی ہے، اور بابا سائیں اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کریں گے۔ تو ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں نا؟ اس کے کہنے پر عفان شاہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ جہاں کی پولیس بھی جمال شاہ کے آگے سر جھکاتی ہے۔ بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم عالم سے شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے سکتا۔ آئرہ نے نم آنکھوں سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ جی مت سمجھنا آئرہ کہ میں نے سب کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ نہیں، میرا بچہ عالم بہت اچھا اور تمہارے لیے ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوگا، اس بات کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کے روتے وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔
अपने हाथों में मौजूद घड़ी उतार कर इसने शीशे में नजर आता अपना वजूद देखा। आज से देखने के लिए मुत्सम के घर वाले आए थे। अपनी शादी से चंद दिन पहले वो घर से भाग गई थी और ये बात इस वक्त हर उस शख्स की जुबान पर मौजूद थी जो इन्हें जानता था। जफर साहब बस जल्द अज जल्द इसकी शादी कर देना चाहते थे ताकि लोगों की ये जुबान बंद हो जाए और इन सब की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। आज बुध का दिन था और इस जुमे को छोड़कर अगले जुमे को इसका निकाह था। साथ ही रुखसी भी इनका निकाह हो चुका था, लेकिन ये बात घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता था। और पहले जब निकाह हुआ था तो घर का कोई फर्द मौजूद नहीं था, इसलिए इनका निकाह दोबारा होने वाला था। इस बार सबके सामने क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ऐना ने दरवाजे में से अपना सर निकाल कर कहा, जिस पर इसने उदासी से मुस्कुराकर इसे अंदर आने का इशारा किया। तुमसे कुछ बात करनी थी बड़ी। इसके अंदाज में झिझक थी और ऐसा पहली बार हुआ था और इससे कोई बात करते हुए झिझक रही थी। ऐना, क्या बात है? तुम्हारी खाला ने वसी के लिए मेरा रिश्ता मांगा है और ताया जान ने बाबा से पूछकर हाँ कर दी है। इसने अपना सर झुका कर कहा। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? प्रीति कहने पर इसने अपना सर उठाकर इसे देखा। तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वसी मेरा काल था, तुम्हारा रिश्ता मांगा गया है। मैं ये बात जानती हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम भी खुश हो जाओ, आखिर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने जा रही है। इसके कहने पर ऐना ने हैरानगी से इसे देखा। ये बात तो आज तक इसने किसी से नहीं कही थी। ऐसे मत देखो, मैं ये बात उस दिन से ही जान गई थी जब खाला ने मुझे वसी के नाम की अंगूठी पहनाई थी और जब मैंने पहली बार तुम्हारे चेहरे पर मौजूद वो कर्ब देखा था। इस देखकर कोई भी ये बात जान जाता है कि तुम इस वक्त किस तकलीफ में हो। मैं इस वक्त तुमसे इस मामले में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं खुद अपने उलझनों में फंसी हुई थी। लेकिन पड़ी, वसी तो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में ज़्यादा ताकत है। जा भी तो खुदा ने इसे तुम्हारे नसीब में लिख दिया। खाला ने ये बात मुझे पहले ही बता दी कि वो तुम्हारे बारे में ये सब सोच रही हैं और मुझे इनका ये फैसला बहुत पसंद आया था, इसलिए सब घर वालों ने यही फैसला किया है कि मेरे साथ साथ वो तुम्हारी भी रुखसी कर देंगे। और मैं तुम्हें यही कहूँगी ऐना कि तुम वसी को इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देना कि वो मुझे भूल जाए और तुम्हारे साथ अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। इसकी बात पर ऐना ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए अपना सर इस बात में हिला दिया। दिल पर रखा बोझ जैसे उतर गया था। मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो उठकर वहाँ से जा चुकी थी जब इसका फ़ोन बजने लगा। इसने देखा आयरा की कॉल आ रही थी। पहले सोचा कि काट दे, कितने दिन से वो इसे फ़ोन मिला रही थी और मैडम को आज ख्याल आया था, लेकिन फिर इसने फ़ोन उठाकर अपने कान से लगा लिया। कैसी हो बड़ी? याद आ गई तुम्हें मेरी? इसने छूटते ही गिला किया। सॉरी, तुम बताओ, तुम अपने घर चली गई थी ना? क्या हुआ? मेरा जिस लड़के से निकाह हुआ था ना, घर वालों ने मेरी उसके साथ शादी तय कर दी है। ये तो अच्छी बात है। आयरा के कहने पर इसने अपने फ़ोन को घूरा जैसे इसे ही घूर रही हो। क्या अच्छी बात है? क्या तुम नहीं जानती हो इसने मेरे साथ क्या किया था? इसने ज़बरदस्ती निकाह किया था मुझसे। निकाह ही किया था, कुछ गलत तो नहीं किया था। और क्या कहा था इसने? तुम्हें इस तरह लेकर जाऊंगा जैसे हर लड़की रुखसत होती है। देख लो अपनी बात का कितना सच्चा है। मुत्सम की तारीफ, वो भी अपनी दोस्त के मुंह से, इसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो इसके बदले इसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसका उदास लहजा पुलिसिया को खटका गया था। तुम उदास हो? नहीं। रोई हो? नहीं। तो क्या हुआ? देखो, झूठ मत बोलो, जो बात है मुझे सच सच बताओ आयरा। इसके कहने पर आयरा ने गहरा सांस भरा। तुम्हें मैंने क्या बताया था अपने बारे में? तूने बताया था कि तुम्हारे ददियाल वाले गाँव में रहते हैं और तुम्हारी अम्मी तुम्हें वहाँ से ले आई थी क्योंकि वो लोग तुम्हारा निकाह तुम्हारे कज़न से करवा रहे थे और वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसे जो जो बात याद थी इसने बता दी थी। बिल्कुल पड़ी। और अब मैं अपने दादा के घर पर ही मौजूद हूँ और इस आने वाले अगले हफ्ते मेरा इससे निकाह है, जिसके साथ मेरी बचपन में मंगनी हुई थी और वो 10वीं जमात पास है। क्या? इसकी बात सुनकर शौक से प्रीशे का मुंह पूरा खुल चुका था। और तुम मुझसे शादी कर सकती हो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है आयरा, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अपने लिए लड़ो, आवाज़ उठाओ। बात कहते कहते इसके लब खामोश हो गए थे। उसे क्या भी तो क्या रही थी। इसने आवाज़ उठाई थी अपने घर वालों के सामने। ये कहा था कि इसे मुझसे शादी नहीं कबूल, लेकिन क्या हुआ? अब मुकम्मल तौर पर इसी की होने जा रही थी। बड़ी, क्या हुआ है? आयरा के स्पीकर साथ की आवाज़ सुनकर वो चौंकी। कुछ नहीं, वैसे हिसाब में मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। और वो क्या है? यही कि तुम मेरी जिठानी बनने जा रही हो। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मुझसे कहा था तुम्हारा शोहर का नाम मुतसम शाह है, जमाल शाह का पोता और शाह इंडस्ट्रीज़ का मालिक। तो भला मुझे और जाने की क्या ज़रूरत है? जब मैं यहाँ आकर मुतसम लाला से मिली इस वक्त मुझे शक हुआ था, और वह शक यकीन में इस वक्त बदला जब वो लोग तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रहे थे। और एक बात कहूँ बड़ी, मैं मुतसम लाला को इतना नहीं जानती, मगर आज तक इनके बारे में जितना सुना है और जितना जाना है, इसे तो यही अंदाज़ा लगा पाई हूँ कि वो रिश्ते पूरे खलूस से निभाते हैं। अच्छा, तुम बताओ, इन 10वीं जमात का नाम क्या है? इसकी बात काटने के लिए जहन में जो पहला सवाल आया इसने कर लिया, क्योंकि वैसे वक्त मुतसम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम मेरी जिठानी बनोगे तो ज़रा मुझ पर रोब झाड़ना। इसके कहने पर पीछे खिलखिलाकर हंसी। पता नहीं कितने वक्त बाद वो हंसी थी। हाँ बिल्कुल, ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। मज़ीद चंद मिनट बातें करके इसने फ़ोन रख दिया क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा था।
अभी इसने फ़ोन रखा ही था जब इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। इसे लगा शायद फिर से ऐना आ चुकी है। इसने मुड़कर देखा, वहाँ अम्मा जान थी। अम्मा जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बुला लेती। बस तुमसे कुछ बातें करनी थी। अम्मा जान ने इसके करीब बैठकर कहा, तुम्हें पता है बड़ी, मैंने तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच समझ कर फैसला किया है, और ये बात मैं तुम्हें आज ही बता देना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से कोई मैल ना रहे। अम्मा जान, ऐसी बातें नहीं करें, मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, फिर भी मैं ये बात तुमसे आज कहना चाहती हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। तुम जानना चाहती थी ना हमेशा से तुम्हारे दादा जान तुम्हारे पापा को पसंद क्यों नहीं करते थे। इनके कहने पर इसने आहिस्तगी से अपना सर हिलाया और इससे क्या कहने आई थी इसे समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आहिस्ता से अपनी बात का आगाज़ किया। जैसे जैसे वो बताती जा रही थी प्रीति शाह की बेयकीनी बढ़ती जा रही थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था इसे सीढ़ियों पर बैठा देखकर वहीं आ गया। बात कर रही थी। किससे? तुम्हें क्यों बताऊँ? क्यों कि मैं तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ। होने वाले हो ना? हुए तो नहीं, हो भी जाएंगे। वैसे सुना है तुम शादी के लिए मान गई हो, अच्छी बात है। ज़बरदस्ती करना मुझे पसंद नहीं है। मैं सिर्फ अपने बाप की वजह से राज़ी हुई हूँ। राज़ी तो तुम्हें होना ही था, अब चाहे वो तुम चाचा साईं की वजह से होती या अपनी मर्जी से, क्योंकि शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होनी थी और तुम मेरी मंग जो हो। इसके कहने पर आयरा ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर इस जैसे अपना गुस्सा ज़ब्त करना चाहा। मंग मंग बोलकर तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अब तो दिल चाह रहा है कोई ये लफ्ज़ मेरे सामने बोले तो इसके मुंह पर एसिड फेंक दूँ। एसिड लफ्ज़ का मतलब इसे समझ तो नहीं आया था, लेकिन आयरा के तासरुत बता रहे थे। वो कोई अच्छी चीज़ के बारे में नहीं बोल रही थी। इस लफ्ज़ को अपने दिमाग में बिठाकर इसने याद कर लिया ताकि सीम से बाद में इसका मतलब पूछ ले। वो हमेशा यही करता था, इस बात का मतलब इसे समझ नहीं आता था, इसको याद कर लेता और फिर बाद में असीम से इसका मतलब पूछ लेता। और जो तुमने मुझसे शादी के पीछे लगे हुए हो ना, देखना शादी के बाद अगर तुम्हें सुकून से बैठने दिया तो मेरा नाम भी आयरा अफान शाह नहीं। इसके कहने पर आलम के संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी। आयरा पहली बार इसकी मुस्कुराहट देख रही थी, क्योंकि अगर इससे पहले वो कभी इसके सामने मुस्कुराया था तो इतना इसने गौर से इतना नहीं देखा था। इसकी मुस्कुराहट बेहद दिलकश थी और इससे भी ज़्यादा अच्छा इसकी घनी दाढ़ी में छिपा डिम्पल था। इस बात का इकरार तो इसने दिल से किया था कि आलम शाह की मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। जाने तुम मुझे सुकून से रहने दोगी, क्योंकि शादी के बाद तुम आयरा अफान शाह नहीं आयरा आलम शाह बन जाओगी। आयरा को इसके मुस्कुराने की वजह समझ आई थी। वो 2 कदम उठाकर इसके करीब खड़ी हो गई। तो ठीक है आयरा आलम शाह, तुम्हें सुकून नहीं लेने देगी। तुम्हें पता है क्या तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और तुमसे ज़्यादा नापसंद मुझे तुम्हारी ये मूंछें लगती हैं। इसने अपना हाथ इसके मूंछों के कोनों पर रखा, जबकि आलम शाह हैरत से इसकी इस हरकत को देख रहा था, लेकिन अगली पल इसकी मूंछें दोनों तरफ से ज़ोर से खींचकर वहाँ से भाग गई और उसकी इतनी ज़ोर से खींचने पर आलम शाह ने बेमुश्किल अपने लबों से निकलती आवाज़ को रोका। जंगली। अपने दुखते हिस्से को सहलाकर इसने एक लकब से नवाजा और इस जगह को घूर कर वहाँ से चला गया जहाँ से आयरा गई थी। ओए उठ, मेरी बात सुन। ज़ोर से कंधे पर हाथ रखकर इसने इसे नींद से जगाया और असीम जो अपनी नींद के मज़े लूट रहा था इसके ऐसा करते ही बदमज़ा होकर इसे देखा। क्या मसला है? ये एसिड का मतलब क्या होता है? ज़हन में जो लफ्ज़ था वो इसने असीम को बता दिया, जिसकी बात सुनकर हैरत से इसे देखने लगा। क्या एसिड? मैं ऐसे किसी लफ्ज़ को नहीं जानता। अच्छा तो फिर फजूल में क्या गई थी? बता मुझे क्या मतलब होता है इसका? जिसने कहा है ना इससे जाकर पूछ। इसे कहकर वो दोबारा कमर ओढ़कर लेट गया। देख हसीन, बता दे, अगर पढ़ाई पर ध्यान दे देता तो ये दिन ना देखना पड़ता। हो गया फलसफा शुरू। अब बता दे मुझे इसका क्या मतलब होता है? किसने कहा तुझसे ये लफ्ज़? आपकी बार इसने तंग आकर कहा। वो बस बताया था ना किसी ने कि वो एसिड फेंक देगा। एसिड होता है, हाँ 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 यही था, इसका मतलब तेज़ाब होता है। अब अपने कमरे में जा, मुझे सोने दे। खुद पर दोबारा कंबल ओढ़कर वो सोने लगा। बड़ी ख़तरनाक लड़की है, तेज़ाब शराब की बातें कर रही है। खुद से बड़बड़ाते हुए अपनी शार सोफे पर फेंक कर जो इसके बेड पर लेट गया। अब कमरे में कौन जाएगा? सोना ही तो है, यही सो जाता हूँ। इसके ऊपर से कंबल छीनकर इसने खुद ओढ़ लिया, जबकि इसकी हरकत पर असीम ने घूरकर वो कंबल अपनी तरफ खींचा, जो आलम ने वापस अपने पास कर लिया। मोतसम और असीम सुबह ही नाश्ता करके शहर के लिए रवाना हो चुके थे, जबकि आलम भी ज़मीनों पर गया हुआ था। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सब बैठे नाश्ता कर रहे थे, जो वो वहाँ पर आ गई। आ जाओ बेटा, नाश्ता करो। इसे वहाँ देखकर दादा साईं ने कुछ दिली से कहा। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इनके साथ आकर खाएगी, इसलिए इसकी जहाँ मौजूदगी से इन्हें बड़ी खुशी हुई थी। वो आकर किस्वा के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। अम्मी नहीं आई? बशरा बेगम की गैर मौजूदगी देखकर इसने अफान शाह से पूछा। हाँ, वो सारी रात सो नहीं पाई, इसे नींद नहीं आ रही थी, अभी भी नींद की गोली दी थी तब जाकर सोई है। इनकी तबीयत ठीक है? इसके लहजे में फिक्रमंदी थी। हाँ मेरा बच्चा, आप नाश्ता करो। इनके कहने पर इसने एक नज़र टेबल पर रखी हर चीज़ को देखा, जिसमें से कुछ भी वो नहीं था जो वो खाती थी। अचार, आलू के पराठे, सादे पराठे, रायता, लस्सी और चाय थी। जिसे लस्सी ना पीनी हो वह चाय पी ले। नाश्ते के लिए रोज़ाना सुबह ही हर रोज़ नया सालन बन जाता था, जैसा कि आज मटर कीमा बना था। क्या होगा बेटा, तुम खा क्यों नहीं रही हो?
इसके रुके हाथ देखकर समरीन बेगम ने कहा और इनके कहते ही साबिस की तरह मतवज्जो हो गए। भाभी साईं, मैं बताना भूल गया था, जो नाश्ते में औरन जूस और ब्रेड पर जैम के अलावा कुछ नहीं खाती। अच्छा रुको, मैं अभी जूस बनवाती हूँ। नहीं रहने दीजिए, अब बिला वजह सहमत कर रही हैं। बेटा, इसमें सहमत वाली क्या बात है? तुम रुको, मैं अभी बनवाती हूँ, और अगर कुछ और खाना हुआ तो वो भी मुझे बता देना। मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठकर वहाँ से चली गई। जब आयरा ने एक नज़र अपने बराबर बैठी किस्वा को देखा, इसने बड़ी से प्लेट में अपने लिए सब कुछ डाला हुआ था। एक साइड पर अचार, दूसरी साइड पर रायता और तीसरी साइड पर कीमा, और दूसरी प्लेट में इसने आलू और सादे दोनों पराठे रखे हुए थे। साथ ही सामने लस्सी का भरा हुआ गिलास था। वो कभी सादे पराठे से कीमा खाती तो कभी आलू के पराठे को अचार में डाल लेती। वो छोटे छोटे नवाले बनाकर खा रही थी। घी में तले पराठों पे ऐसे इसका हाथ जिससे वो खा रही थी चिकना हो चुका था। तुम कैसे इतना ऑयली खा रही हो किस्वा? तुम क्या हमेशा ऐसे ही खाना खाती हो? इसके कहने पर किस्वा ने अपना खाता हाथ रोक कर इसे देखा। यही तो मेरा राज है आप ही, मैं हमेशा से ऐसे ही खाना खाती हूँ, लेकिन मेरा वेट ही नहीं बढ़ता। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी बात कहकर इसने खुद ही अपने आप पर फूंक मारी। और ये अच्छी बात है, वरना अगर मैं ज़रा सी मोटी हुई ना तो सीम लाला मुझे भी उठा के अपने साथ जिम ले जाएंगे, जहाँ पर जिम भी है। इसने हैरत से कहा, क्योंकि गांव में जिम होगा इसका इसे अंदाज़ा नहीं था। हाँ, गांव शुरू होते ही एक छोटा सा बना हुआ है, लेकिन लाला वहाँ नहीं जाते। हवेली में मुझसे लाला ने जिम बनवाया था तो वो वहीं जाते हैं। वैसे तो वो दोनों ज़्यादातर शहर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन जब जहाँ आते हैं तो वो जिम में जाते हैं। और आपको पता है, एक बात जो आयरन ने इसमें देखी थी वो ये थी कि एक बार इसका टेप रिकॉर्डर खुल जाता तो इसे बंद करना बहुत मुश्किल था, और इसे बंद करवाना भी नहीं था, क्योंकि इसकी बातें इसे अच्छी लगती थी। इस वक्त भी वो कॉलेज यूनिफॉर्म पहने यकीनन कॉलेज जाने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन आयरा के आते ही इसका टेप रिकॉर्डर खुल चुका था। मुतसम लाला भी ये सब नहीं खाते, वो लाइट सा खाना खाते हैं। हाँ, असीम लाला ये सब खाते हैं, लेकिन वो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। और आलम लाला भी ये सब खाते हैं। अच्छा, देख कर तो नहीं लगता वो इसलिए क्योंकि वो भी जिम जाते हैं। अच्छा, मैं तो समझी थी किसी मैदान में जाकर छलांगे लगाता होगा, इसने बड़बड़ाते हुए कहा, जिसे यकीनन किस्वा ने नहीं सुना था। क्या? कुछ नहीं, तुम्हारे आलम लाला भी जिम जाते हैं? ये सुनकर काफ़ी हैरत हुई। हाँ, वो भी जाते हैं। इन्हें पहले इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन मुतसम लाला ने इन्हें सब सिखाया था। मौसम का नाम लेते ही इसे वो सरप्राइज़ वाली बात याद आई जो वो अम्मा सही से पूछना भूल गई थी। इस बार जल्दी नाश्ता करो, लेट हो जाओगी। इसके मुसलसल बोलने पर फरीना बेगम ने इसे टोका। मेरा तो वैसे भी हो गया है, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। बात तो अब वो बाद में ही पूछती, क्योंकि इस वक्त वो लेट हो रही थी। इसलिए अपनी जगह से उठकर इसने तेज़ आवाज़ में अल्लाह हाफिज़ कहा और वहाँ से चली गई। आयरा ने इसकी प्लेट देखी। इसने भले इतना कुछ खा लिया था, लेकिन खाया आधा पराठा भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, बारी मर्दाना आवाज़ पर इसने गहरा सांस लेकर चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि इसे पता था ये आवाज़ किसकी है, और इसका सुबह सुबह इस शख्स की शक्ल देखने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आलम? इसके सलाम का जवाब देकर दादा साई ने इसे देख कर पूछा, जो आयरा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ रहा था। ज़मीनों पर गया था दादा साईं, छोटा सा मसला हो गया था। इसकी बात समझकर दादा साईं ने अपना सर हिलाया, जब नज़र नाश्ता करती आयरा पर पड़ी, जो भी समरीन बेगम इसके सामने रह कर गई थी। आयरा को शॉपिंग पर ले जाना, ये अपने लिए वलीमे का सूट ले आएगी। इनकी बात सुनकर आलम ने इसे और आयरा ने दादा साईं को देखा। मुझे कहीं नहीं जाना बेटा, चली जाना और अपनी पसंद का ले आना। वैसे तो बारात और वलीमे दोनों तकरीब का दुल्हा ही अपनी मर्जी से लाता है, लेकिन बाबा साईं कह रहे हैं तो तुम खुद अपनी मर्जी से ले आना। अफान शाह के कहने पर इसने बिना कुछ कहे जैम लगी ब्रेड अपने मुंह में रखी। और किस्वा के लिए असैम ही लाएगा ना? आलम के कहने पर इसने मुश्किल से अपना मुंह में चलता होने वाला हलक से उतारा। घर में इसके साथ साथ किस्वा की शादी की तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन इस पागल को इस बात का इल्म ही नहीं था। वो तो अपनी ही दुनिया में मगन थी। जिसकी शादी का फैसला किया जा रहा, पहले एक बार इससे तो पूछ लें। आयरा के कहने पर आलम समेत सब ने इसकी तरफ देखा। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप सब? हमारे यहाँ लड़कियों से पूछा नहीं जाता। वो तो दिख भी रहा है, न चाहते हुए भी इसका लहजा तलख हो चुका था। लड़की तमीज़ से बात करो, आलम ने इसे घूरते हुए कहा। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? आयरा बेटा, नाश्ता करो। क्यों बाबा, आप ही बताएं, मैंने कुछ गलत कहा? जहाँ के मर्द अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन लड़की से इसकी राय तक नहीं पूछी जाती। बस गायें भैंसों की तरह कहीं पर भी बांध दो। गुस्से से कहती हुई वहाँ अपनी जगह से उठकर वहाँ से चली गई। आलम भी अपनी जगह से उठकर इसके पीछे जाने लगा। राधा से सबक सिखाने का था, लेकिन दादा साईं इसका हाथ पकड़ चुके थे। आलम, बैठकर नाश्ता करो, इसे वक्त दो, इस माहौल में एडजस्ट होने में इसे वक्त लगेगा। दादा साईं के कहने पर वो अपने कमरे में चला गया, क्योंकि नाश्ता तो अब इससे नहीं होना था। माय नेम इज़ किस्वा। किस्वा की जवानी आज फिर से आती हुई वो अपनी खुशी का जश्न मना रही थी, लेकिन इस बार दरवाज़ा बंद करना नहीं भूली थी। इसकी खुशी की वजह यह थी कि आज इसका लास्ट पेपर था और पढ़ाई के साथ साथ इसकी जान असीम से भी छूट चुकी थी। अब कम से कम रोज़ाना इसकी डांट सुनकर ज़बरदस्ती पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिसे जान छूटने पर वो खुशियाँ मना रही थी, अब वही जान के पीछे लगने वाला था। किस्वा, आवाज़ पर इसने डर कर देखा, लेकिन समरीन बेगम को देखकर सांस में सांस आई। उफ अम्मा साईं, आपने तो डरा ही दिया था।
तुमसे कुछ बात करनी है बेटा, इधर बैठो। उन्होंने बेड पर बैठते ही इसे प्यार से अपने करीब बुलाया, जिस पर किस्वा ने मशकूक नज़रों से नहीं देखा। भला इसे कब से कोई इतनी इज्जत से बुलाने लगा। इधर आओ। इनके दोबारा कहने पर वो जाकर इनके पास बैठ गई। जी कहिए। हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है, आलम के साथ ही तुम्हारी शादी होगी। हैं, ये कब हुआ? मुझसे तो लड़के वाले भी देखने नहीं आए और आपने मुझे लड़के की तस्वीर भी नहीं दिखाई। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी लड़के ने मुझे देख लिया हो और मुझ पर अपना दिल हार बैठा हो और कह रहा हो कि शादी करूंगा तो सिर्फ किस्वा शाह से, इसीलिए आप लोगों ने मेरी शादी भी तय कर दी। इसी कहने पर समरीन बेगम ने इसके सर पर चपट लगाई। बात तो सुन लो, हर वक्त अपने ही बोलने में लगी रहती हो। हम क्यों तुम्हारी शादी किसी और से करेंगे, जब घर में इतना प्यारा लड़का है। हमारे घर में कौन प्यारा लड़का आ गया? असीम, इनके कहने पर इसका जोश मानित पड़ चुका था, लेकिन फिर खुद ही हंसने लगे। ही, अप्रैल फूल। लेकिन अम्मा सही, ये अप्रैल का महीना नहीं है। और एक और बात, आपको मजाक करने बिल्कुल नहीं आते। इस बार बड़ी हो जाओ असीम, और तुम्हारी मंगनी बचपन में ही हो गई थी और हम सब ने मिलकर तुम दोनों की शादी की तारीख तय कर दी है। समरीन बेगम ने इसके गाल पर हाथ फेर और उठकर जाने लगे, लेकिन फिर मुड़कर से देखा जो सुन सी बैठी थी। तुम्हें वक़्त दे रहे हैं ये सोचने के लिए नहीं कि तुम्हें असीम से शादी करनी है या नहीं, बल्कि इसलिए ताकि तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो। वो तो कहकर जा चुकी थी, लेकिन वो गायब दिमागी से वहीं बैठी रही। असीम लाला, मेरी बात सुने। आपको पता है अम्मा सही क्या कह रही हैं? जराम से दरवाज़ा खोलकर इसके कमरे में दाखिल हुई। यहाँ वो सादे से ट्राउज़र और शर्ट में अपने लैपटॉप पर झुका कोई काम कर रहा था। इसने एक नज़र देखकर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वो इसके कमरे में हमेशा ऐसे ही आती थी, जिस पर वो इसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि बकौल इसके ये कमरा किस्वा का भी था। लेकिन ये बात किस्वा ने आज तक नोट ही नहीं की थी। किस तरह कमरे में दाखिल होने पर असीम ने इसे आज तक क्यों नहीं डांटा था। क्या कहा है? आपकी मेरी शादी हो रही है, अस्तगफिरुल्लाह। कहते साथ इसने दोनों कानों को हाथ लगाकर अस्तगफिरुल्लाह कहा। बहुत जल्दी ही पता चल गया। असीम के अंदाज ने इसे खटकने पर मजबूर कर दिया था। मतलब ये कि सारा गाँव ये बात जान चुके हैं सिवाय तुम्हारे, लेकिन अच्छी बात है तुम्हें भी पता चल गया है। आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। तो आप मना कर देना इस शादी से। और मैं क्यों मना करूँगा इस शादी से? अपनी जगह से उठकर वो इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। और जी मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? आपने नहीं कहा, लेकिन मैं जानती हूँ और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे लिए मेरे भाई हैं। इसके कहने पर असीम ने इसका हाथ पकड़कर इसके जट्टे से अपने करीब किया। जी आप क्या कर रहे हैं असीम लाला, छोड़े मुझे। इसने अपना हाथ से गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, लेकिन इसकी बात का कोई जवाब दिए बिना बस जब तक इसके मासूम चेहरे को देख रहा था। इसकी आंखों में अजीब सा असर था जो आज से पहले किस्वा ने नहीं देखा था। रहकर सुकून से अपनी शादी की तैयारियां करो और आज के बाद गलती से भी तुम्हारी जुबान से मेरे लिए लाला नहीं निकलना चाहिए, वरना जिस तरह से मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ वो तरीका तुम्हें यकीनन पसंद नहीं आएगा। इसका गाल थपथपा कर असीम ने इसे छोड़ा और इसके ऐसा करते ही वो अपनी भीगी आंखें लिए इसके कमरे से बाहर भागी। किस्वा, क्या हुआ तुम्हें? कमरे में दाखिल होते ही वो परेशानी इसके पास गई। वो तो यहाँ से इससे बातें करने आई थी, लेकिन इसे रोता हुआ देखकर वो अच्छी खासी परेशान हो चुकी थी। आप ही ये सब लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी असीम लाला से करवा रहे हैं। हिचकियों से रोते हुए वो आयरा से सबकी शिकायत लगा रही थी और आयरा को इस वक्त वो इंतहा की मासूम लग रही थी। तो इसमें क्या हुआ? शादी तो तुमने करनी है ना, तो असीम लाला से क्यों नहीं? इसने इसे समझाना चाह रहा है क्योंकि इसके अलावा वो इसके लिए और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं इन्हें वाकई में भाई समझती हूँ, मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे नहीं करनी इनसे शादी, आप प्लीज़ कुछ करें ना। इसके आंसू साफ करके आयरा ने इसे अपने साथ लगा लिया। वो जानती थी कि वो किस्वा के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो तो शहर में रहती थी, ऐसी जगह जहाँ का पता भी कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी इसे ज़बरदस्ती जहाँ लाया गया और अब इसकी मर्जी के खिलाफ इसे अनचाहे रिश्ते में बांधा जा रहा था। तो फिर किस्वा तो हमेशा से यहीं रही थी, वो कितनी ही कोशिश कर लेती, फिलहाल इसके पास में ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो किस्वा के लिए कुछ कर पाती। रात के 2 बज रहे थे जब इसका फ़ोन चलाने लगा। इसने कोफा से साइड लैंप ऑन करके साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया, जहां एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। वक़्त देखते ही इसे कॉल करने वाले पर गुस्सा आया, जो रात की इस वजह से परेशान कर रहा था। वो एक डॉक्टर थी और एक कोई इमरजेंसी भी हो सकती थी, इसलिए इसके पास रात के इस वक्त फ़ोन आना नॉर्मल बात थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये फ़ोन कॉल हॉस्पिटल से नहीं है बल्कि मुतसम की है, और यही इसके गुस्से की वजह थी। पहले सोचा कार दे, लेकिन फिर ज़हन में यही ख्याल आया कि इस शख्स का कोई भरोसा नहीं, फ़ोन ना उठाने पर वो इसके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाए, इसलिए मजबूरन इसे कॉल उठा ली। वैसे भी वो इस वक्त इसी शहर में था। हेलो, और इसकी तवक्को के मुताबिक उस तरफ वही था। सो रही थी वो, जो पहले ही नींद और गुस्से में थी। इसके इस तरह पूछने पर गुस्सा मजीद बढ़ गया। नहीं तो पार्क में वॉक कर रही थी। इसने जहाँ तक कर कहा था उस तरफ का जवाब सुनकर इसे मजीद तब चढ़ चुकी थी। मेरी जान, ये भी कोई वक़्त है वॉक करने का? तुम्हें सो जाना चाहिए। तुमने मेरा दिमाग खाने के लिए फ़ोन किया है? नहीं, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। तो सुन ली है ना, अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। अरे बात तो सुनो। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल काट चुकी थी।
बड़ी बेमरवत लड़की है यार मुतसम शाह, तुम्हें बड़ी दुनिया में यही एक लड़की मिली थी। एक सरदा भरकर इसने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर से इसके ख्यालों में खो गया। अपने कमरे से निकलकर वो मुंह बनाती हुई आलम के पास आकर खड़ी हो गई। फिर समझ नहीं आ रहा था इतनी सुबह शॉपिंग पर कौन जाता है, और सामने खड़े शख्स पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जिसकी नींद खराब कर चुका था और अब इसे ही देख रहा था। अब मुझे देखते ही रहोगे या चलोगे भी? ऐसे हुलिये में जाओगे? क्यों, क्या होगा मेरे हुलिये को? इसने एक नज़र अपने कपड़ों को देखा। ब्लू जींस के साथ इसने वाइट कलर की घुटनों तक आधी फ्रॉक पहन रखी थी और अपने दुपट्टे को गले में मफलर की तरह डाला हुआ था। जाओ चादर ओढ़ कर आओ। मुझे नहीं ओढ़नी कोई चादर। एक तो तुमने मेरी नींद खराब कर दी इतनी सुबह सुबह, मुझे उठा दिया और आप हुक्म दे रहे हो। हाँ तो इसलिए जल्दी जा रहे हैं ताकि जल्दी वापस आ जाएं। और जहाँ तक बात है इतनी सुबह की, तो 10 बज रहे हैं। हम सुबह फजर में ही उठ जाते हैं, लेकिन तुम शहर से आई लड़की हो, तुम्हारे लिए तो सुबह का वक्त ही होगा और तुम इस वक्त गधे घोड़े बेच कर सोती होगी। मेरे पास घोड़ा नहीं है, अलबत्ता गधा अब मिल गया है। दूसरी बात इसने बड़बड़ाते हुए कही थी। क्या बोला तुमने? मैंने बोला कि मेरे पास गधे और घोड़े नहीं है, अब मैं जा रही हूँ बाहर। अगर तुम 5 मिनट में नहीं आए तो मैं वापस अंदर आऊँगी और फिर मैं सोने चली जाऊँगी। तेज़ लहजे में कहती हुई वो बाहर चली गई। कर लो अपनी नींद पूरी, शादी के बाद तो वैसे भी तुम्हारी नींदें हराम होने वाली हैं। ज़ेरेला बुड़बड़ाकर वो बाहर जाने के बजाय बशरा बेगम के पास चला गया। वो बाहर आया तो अपने कमर पर हाथ रखे इसका इंतज़ार कर रही थी। इसने अपने पीछे आने का इशारा करके अपनी प्राडो की तरफ बढ़ गया। इसकी गाड़ी रास्ते की जाना पड़ रही थी जब एकदम रुकी। आयरा जो अपने मोबाइल में मगन थी, गाड़ी के रुकते ही इसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ, जो रुक क्यों गई? क्योंकि मैंने इसे रोका है। अपनी बात कहकर इसने ब्लैक कलर की चादर जो आयरा ने घर से निकलते वक्त इसके हाथ में देखी थी इसकी तरफ बढ़ाई। ये लो, मैं बशरा चाची से लाया हूँ, तुम्हारे लिए पहन लो। मुझे नहीं पहनने। सोच लो, अगर तुमने नहीं इसे पहना तो मैं तुम्हें इस गाड़ी से निकलने दूंगा और ना ही घर वापस लेकर जाऊंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। वह गाड़ी से उतरने लगी जब आलम ने अपने मजबूत हाथ में इसका हाथ पकड़ लिया। सीधी शराफत से इसे पहन लो आयरा बीबी, वरना ये मत कहना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं बता दूं तुमसे बुरा वाकई में कोई नहीं है। आयरा ने इसकी बात काट कर कहा और अपना हाथ गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, जबकि इसकी बात आलम के लब पर मुस्कुराहट तुरा चुकी थी। नहीं, मैं ये कहने वाला था कि तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ छोड़ोगे तो पहनूंगी ना। इसके कहने पर आलम ने इसका हाथ छोड़ दिया और इसके ऐसा करते ही वह बड़बड़ाते हुए चादर ओढ़ने लगे। ये वाला कैसा है? पिंक कलर की हैवी मैक्सी निकलवा कर इसने आयरा के सामने रखवा के इसकी राय पूछी। इसने इस महल में आए 50 मिनट हो चुके थे, इसमें से इसने अब तक सिर्फ एक सूट लिया था जो शादी के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं था। इसका कहना था ये सूट वो अपनी प्यारी दोस्त प्रिशा की बारात में पहनेगी, लेकिन जिस काम के लिए आलम इसे लाया था वो इसने भी अभी तक नहीं किया था। अच्छा नहीं है, इसने मुंह बनाया। तो क्या चाहिए? इतनी देर से तुमने मुझे ख्वार किया हुआ है। इसने अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा। मेरी क्या गलती है? खुद ही तो कहा था ना कि चलो वलीमे का ड्रेस लेने चलो। अब बंदा ले रहा है तो अच्छे से देख कर ही लेगा ना। इसने आलम को घूरते हुए कहा। जब नज़र एक सूट पर पड़ी इसने सिल्क बॉय से वो वाला ड्रेस निकालने के लिए कहा। वाह, ये कितना प्यारा है। वो बेबी कलर की मैक्सी थी जो सितारों का काम हो रहा था। वो इतनी हैवी नहीं थी और आलम के मुताबिक वलीमे के लिहाज से भी नहीं थी, लेकिन इसका दिल तो मैक्सी पर आ चुका था। नहीं, ये वलीमे के हिसाब से नहीं है, कोई दूसरा दिखा। इसने सेल्समैन बॉय को इशारा किया जो दूसरे ड्रेसेस लाकर इसके सामने रख रहा था। ये वाला खूबसूरत है। इसने एक सिल्वर कलर की बारी कामदार फ्रॉक देखकर कहा। वो सूट दिखने में ही काफ़ी बड़ी लग रहा था, लेकिन था वो भी इंतहा खूबसूरत। मैं इतनी हैवी ड्रेस नहीं पहनती, इसने मुंह बनाकर कहा। इसका मूड वैसे भी ख़राब हो चुका था क्योंकि इसकी पसंदीदा चीज़ इससे नहीं दिलाई थी। लेकिन मैं तो यही लूँगा। तो फिर ले लो, जब अपनी मर्जी करनी थी तो मुझे साथ क्यों लाई? जगह का लिहाज करते हुए वो दबा दबा सा कर रही। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मैं नहीं बताना, मैं फूड कोर्ट जा रही हूँ। इसने जाते ही बताना ज़रूरी समझा कि वो कहाँ जा रही है, ताकि आलम इसे रोकने में आसानी रही, क्योंकि इसके साथ आई थी तो जाना भी तो उसके साथ ही था। लेकिन जहाँ से जाकर थोड़े नखरे भी दिखाने हैं, क्योंकि इसका पसंद किया हुआ सूट छोड़कर आलम ने अपनी पसंद का सूट जो ले लिया है। इस वक्त इसके पास पैसे भी नहीं थे वो जो खुद वो सूट खरीद लेती, क्योंकि वो तो यहाँ आलम के कैश पर ऐश करने आई थी। इसलिए अपने बैग में जो इसने कंधे से गुजार का डाला हुआ था, इसने चंद हज़ार ही रखे हुए थे। आलम मुस्कुराते इसकी पुश्त को देखा और अपनी पसंद की हुई फ्रॉक के साथ इसकी पसंद की हुई मैक्सी भी ले ली। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि आलम शाह की माँ को कोई चीज़ पसंद आए और आलम शाह इसे ना दिलाए? इसे खुद भी तो अंदाज़ा नहीं था कि जो लड़की इसके लिए कितनी अजीज़ होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की कोई भी शय मांगती तो आलम शाह इसके कदमों में ढेर कर देता। फूड कोर्ट में वो इसे सामने ही कुर्सी पर बैठी शेक पीती हुई नजर आ चुकी थी। चलें, इसने इसके पास जाकर कहा। मैंने कुछ खाया नहीं है। इसने अपने चेहरे का रुख मोड़कर कहा। यकीनन इसे आलम की शक्ल नहीं देखनी थी। इतना मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ले लिया था तुम्हारा पसंदीदा सूट। इसने शॉपिंग बैग इसके सामने रखा। इसने मशकूक नज़रों से इसे देखा, जैसे इसकी बात पर यकीन आया हो। फिर बैग के अंदर झांका। वहाँ वाकई वो मैक्सी थी जो इसने पसंद की थी। तुम वाकई में ले आए? इसने खुशी से टमटमाता चेहरा लिए देखा।
मेरे ख्याल से अगर दिख रहा है तो मैं यकीनन लेकर ही आया हूँ, इसने तनज़िया कहा, लेकिन मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी। इसने टेबल पर रखा हुआ अपना वनीला शेक उठाया और इसे दोबारा पीने लगी। खाना क्यों नहीं खाया? अब इतनी बेमरवत नहीं हूँ तो मेरी वजह से 1 घंटे से ख्वार हो गए हो, वरना तो मैंने सोचा तुम आओ तो एक साथ ऑर्डर करते हैं। अच्छा तो फिर जहाँ से चलते हैं, वैसे भी जहाँ पर मेरे मतलब का खाना नहीं मिलेगा। इसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम्हारे मतलब का क्या होना चाहिए? देसी खाना। इसके कहने पर आयरा ने मुंह बनाकर स्ट्रॉ अपने लबों से लगाई। घर में ये सब खाकर तुम्हारा मन नहीं भरा? तो जहाँ भी आकर यही सब खाना है? हाँ नहीं भरा। बस अब चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ज़्यादा देर हुई तो तुम्हें ही ना खा जाऊँ। इसकी बात आयरा ने सुनी ही नहीं थी। अल्लाह ताला प्लीज़ ये सब झूठ हो। असीम लाला से शादी की बात सिर्फ मजाक हो। कोई आकर मुझसे कह दे कि स्वा तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। नमाज मुकम्मल करके वो अपनी दुआ मांग रही थी जब इसे अपनी और असीम की शादी का इल्म हुआ था। तब से इसकी हर नमाज के बाद की यही दुआ थी। वो भला कैसे इसे शादी कर सकती थी? वो तो इसे अपना भाई मानती थी, और असीम जैसा शख्स तो कभी भी इसका आइडियल नहीं था। इसे कभी कभी ये सिर्फ मजाक लगता, क्योंकि इसका शादी का सूट तक अभी तक नहीं आया था, और अगर इसकी शादी होती तो इसका कुछ तो सामान होता, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, जबकि मुझे नहीं जानती थी कि असीम इसका सारा सामान पहले ही ला चुका था। इसकी शादी की सारी तैयारियां तो कब की मुकम्मल थी। आज मुतसम और प्रीशा का निकाह था। शादी में सिर्फ बारात और वलीमे की तकरीब होनी थी। आज इन दोनों की बारात थी, कल असीम और आलम की, और परसों इन तीनों का वलीमा था। हर तरफ गहमा गहमी मची हुई थी। पूरा हाल लोगों से बड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ मौलवी साहब के बोलने की आवाज़ आ रही थी। प्रीशा शाह वल्द जफ़र शाह, आपका निकाह मुतसम शाह वल्द जावर शाह के साथ 50 लाख हक महर के साथ सिक्का राजुल वक्त तय पाया है कि आपको ये निकाह कबूल है। इसने फूलों के बने पर्दे से मुतसम शाह को देखा, जिसने ब्लैक कलर का प्रिंस कोट पहना हुआ था। बाल जाल से जमे हुए थे और कोट में सोने का ब्रोच लगाया हुआ था, जबकि नजरें खुद को देखती प्रीशा पर थी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम अपने इस कज़न से शादी नहीं करोगी। तुमने करनी भी चाहिए तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो बेहतर है पहले ही सबसे इनकार कर दो। मुतसम का कहा गया जुमला इसके कान में गूंजा। इसने धीरे से खुद को कहते हुए सुना, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? आइंदा इस शख्स का नाम अपनी ज़ुबान पर मत लाना। मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी, सिर्फ मुतसम शाह की। इसे कानों में फिर मुतसम का कहा गया जुमला गूंजा, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। सोच लो, पहले ही तुम्हारी गलती की सजा जो भुगत रही हैं, मैं इससे आगे भी बढ़ सकता हूँ, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तो बेहतर है कि मेरी बात मान लो। मोहतसम की आवाज़ फिर इसके कानों में गूंजी, जिस पर इसने आंखें मूंद कर आहिस्ता से कहा, कबूल है। इसके तीसरी बार कहने पर मोहतसम ने सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। वो इसके निकाह में थी, इसकी थी, लेकिन आज वो इसे पूरी दुनिया के सामने मुकम्मल रस्म व रिवाज के साथ अपना चुका था। कप कपाते हाथों से इसने साइन कर दिए। वो पहले इस शख्स के निकाह में थी, लेकिन पहले वो इतना नहीं डरी थी, क्योंकि इसे ये उम्मीद थी कि वो इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएगी। लेकिन अब ये उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। इस वक्त इसे सबसे ज़्यादा याद जिसकी आई वो अम्मा जान थी, जो इस वक्त इसके इतने अहम मौके पर इसके साथ नहीं थी, इसके पास नहीं थी। निकाह होते ही हर तरफ मुबारकबाद का शोर मच उठा। इनका निकाह होने के बाद ऐना और वसी का निकाह हुआ था। दुल्हन बनी ऐना ने अपने सामने मौजूद वसी को देखा, जो मुकम्मल तौर पर इसका था। सामने बैठे शख्स के चेहरे पर बेजारी थी, जैसे वो जहाँ ज़बरदस्ती बैठा हो, लेकिन ऐना को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। खुदा ने इसकी पाक मोहब्बत को इसका महरम बना दिया था, और बहुत जल्द वो अपने महरम के दिल में अपने लिए जगह बना लेगी। जिहाद इसने खुद से किया था। रस्में ख़त्म होते ही रुखसी का छोर उठा। पहले जहाँ माहौल में खुशी थी, अब वहीं आंसुओं में आ चुके थे। वसी ऐना का ख्याल रखना, इसने वसी के करीब खड़े होकर कहा, जिस पर वसी ने दुख से इसे देखा। कल तक इस लड़की को इसकी ज़िंदगी में आना था, लेकिन आज वो किसी और के साथ रुखसत होकर जा रही थी। वरना आंखों से इसे जब तक देखता रहा, जब तक वो मुकम्मल तौर पर इसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। जी तो डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।